ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो दैनिक भास्कर से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज, महंगाई भत्ता 4% तक बढ़ सकता है। पिछली मीटिंग में रेलवे कर्मचारी को 78 दिन के बोनस का ऐलान हुआ था। तो दिल्ली में आज केंद्रीय 10:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग होगी। सरकार दिल्ली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का गिफ्ट दे सकते हैं। महंगाई भत्ते में डीए को 3 से 4% तक बढ़ाया जा सकता है। सरकारी कर्मचारी को भी 50% महंगाई भत्ता मिलता है। डीए बढ़ने पर महंगाई भत्ता 53 या 54% हो सकता है। हालांकि सरकार डीए बढ़ाने का ऐलान अक्टूबर में करेगी, लेकिन इस लागू 1 जुलाई से ही माना जाएगा। अक्टूबर की सैलरी में 3 महीने का डीए एरियर आएगा, साथ ही दीपावली बोनस भी दिया जाएगा। 3 अक्टूबर को पिछली बैठक में रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के बोनस का ऐलान हुआ था। पिछली बैठक में किसानों की आय बढ़ाने और मध्य वर्ग के फूड सिक्योरिटी के लिए 1 लाख करोड़ रुपए जारी किए गए थे। क्या होता है महंगाई भत्ता? महंगाई राहत ऐसे पैसा है जो महंगाई बढ़ाने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए दिया जाता है। यह पैसा सरकारी कर्मचारी, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी, पेंशनों को दिया जाता है। इसका कैलकुलेशन देश की मौजूदा महंगाई के अनुसार हर 6 महीने पर किया जाता है। इसकी गणना संबंधित वेतनमान के आधार पर कर्मचारी को मूल वेतन के अनुसार की जाती है। महंगाई भत्ता शहरी, अर्ध शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में कर्मचारी को अलग अलग होता है। यह बेसिक सैलरी का एक निश्चित % होता है। महंगाई के असर को कम करने के लिए डीए देती है। महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन कैसे होता है? महंगाई भत्ता निर्धारण के लिए फार्मूला दिया जाता है। केंद्र सरकारी कर्मचारी के लिए फार्मूला पिछले 12 महीनों के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइम इंडेक्स AICPI औसत 115.76 और 115.76 गुणित 100। अगर PSU पब्लिक सेक्टर यूनियन को काम करने वाले लोगों के लिए महंगाई भत्ते की बात की जाए तो इसे कैलकुलेशन का तरीका यह है कि महंगाई भत्ता प्रतिशत बीते 3 महीनों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत से BSER 2001 बराबर 100 और 126.33 गुणित 100 यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर इंडेक्स। क्या भारत में 2 तरह की महंगाई होती है, एक रिलेटेड यानी खुदरा, दूसरा थोक महंगाई होती है। रिलेटेड महंगाई दर आम ग्राहकों की दर से दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होता है। इसको कंज्यूमर प्राइम इंडेक्स CPI भी कहते हैं। डी के बाद कितना फ़ायदा होगा, इसके लिए नीचे लिखे फार्मूला अपनी सैलरी भरें और बेसिक पे प्लस ग्रेड पे गुणित डीए प्रतिशत बराबर डीए अमाउंट। यानी आसान भाषा में समझे तो बेसिक सैलरी में ग्रेड जोड़ने के बाद जो सैलरी बनती है उसमें महंगाई भत्ते की दर का गुणा किया जाता है। जो नतीजा आता है उसे ही महंगाई भत्ता यानी ड्रेनेस अलाउंस डीए कहा जाता है। अब इसे एक उदाहरण से समझें कि मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 10,000 रुपये है और ग्रेड पे 1,000 रुपये है। दोनों को जोड़ने पर टोटल 11,000 रुपये हुआ। अब बढ़ने वाला 50% महंगाई भत्ते के लिहाजा से देखें तो यह 5,500 रुपये हुआ, जो जोड़कर अपनी टोटल सैलरी 16,500 रुपये हुई। वहीं 46% डीए लिहाजा से आपको 16,060 रुपये सैलरी मिल रही है। यानी कि 4% डीए बढ़ने के बाद हर महीने 440 रुपये का फ़ायदा होगा। पिछली मीटिंग में रेलवे कर्मचारी को 78 दिन के बोनस का ऐलान हुआ था। 3 अक्टूबर को पिछली बैठक में रेलवे कर्मचारी को 78 दिन के बोनस का ऐलान किया गया था। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 2029 करोड़ रुपये से प्रोडक्ट लिंक्ड बोनस को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि ऐलान रेलवे के 11,072.240 कर्मचारी को फायदा मिलेगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री KRV और कृषि श्रोता योजना को भी मंजूरी दी है। इसके लिए 1,321 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मोदी 10 जून को पहली कैबिनेट बैठक थी। तीसरी बार प्रधानमंत्री की पद लेने के बाद PM मोदी ने अगले दिन यानी 10 जून को मंत्रिपरिषद की पहली बैठक ली थी। इससे गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनाने को मंजूरी दी थी। इस स्कीम से तहत पिछले 10 साल में कुल 421 घर बनाएंगे। योजना के तहत घर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की आर्थिक मदद की जाती है। PM मोदी के सम्मान निधि की फाइल पर साइन किए थे। केंद्र की किसान कल्याण योजना के तहत देश के 9.3 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद जाती है। इसे किसानों को सम्मान निधि कहा जाता है। मोदी से 17वीं किस्त को मंजूरी दी थी।
केंद्रीय कैबिनेट ने 9 अगस्त को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 2.0 योजना को मंजूरी दी थी। योजना के तहत 360,000 करोड़ रुपए की लागत से 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे। कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए 8 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले को जानकारी दी थी। प्रधानमंत्री योजना शहरी 2.0 योजना के अनुसार EWS, LIG, मिडिल इनकम ग्रुप, MIG सेगमेंट संबंधित परियोजना जिनके पास देश में कहीं भी कोई पक्का घर नहीं है, वे प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा 2.0 के तहत खरीदने या निर्माण करने के पात्र होंगे। मोदी सरकार के तीसरे काल की परिप्रेक्षित की पहली बैठक 28 अगस्त को दिल्ली के सुभाष स्वराज भवन में हुई थी। इससे आर्थिक समस्याओं में केंद्रीय कैबिनेट ने 9 राज्यों में 12 नई इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को मंजूरी दी थी। 10 राज्यों में फैली 6 प्रमुख कॉरिडोर से लगी 12 इंडस्ट्री स्मार्ट सिटी मैच्योरिटी को बढ़ा देने में अहम छलांग साबित होगी। सरकार ने नेशनल इंडस्ट्री कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इन पर 28,602 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहे। तो दीपावली का त्यौहार माह के आखिरी दिन होने से कर्मचारी वर्ग के लिए त्यौहार फीकी साबित हो सकता है। त्यौहार अग्रिम के रूप में मिलने वाला बेहद कम राशि को लेकर कर्मचारियों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। समयमान, वेतनमान और भत्तों को लेकर लंबे समय के बाद अब प्रदेश के कर्मचारियों ने त्यौहार से अग्रिम बढ़ाने की मांग की है। कर्मचारी संगठनों के मुताबिक प्रदेश सरकार ने पिछले 15 साल से त्यौहार अग्रिम की राशि में बढ़ोतरी नहीं की है, जबकि त्यौहार अग्रिम पर मिलने वाली राशि को कर्मचारी ब्याज सहित वापस करते हैं। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने सरकार से कर्मचारियों को राहत देने की मांग की है। त्यौहार अग्रिम के रूप में मिलते हैं 15,000 रुपये। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने बताया कि मध्य प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों को त्यौहार मनाने के लिए 15 साल से 4,000 रुपये अग्रिम की राशि दी जाती है, जो कि आज की महंगाई के हिसाब से बहुत कम है। पिछले 15 सालों में महंगाई में बढ़ोतरी कई गुना हो चुकी है, लेकिन त्यौहार अग्रिम की राशि सरकार द्वारा नहीं बढ़ाई जा रही थी, जो कि उचित नहीं है। छठे वेतन में 12,000 रुपये, सातवें वेतन में 30,800, बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारी को 4,000 रुपये त्यौहार अग्रिम की राशि मिलती है। ब्याज के साथ लौटानी होती है राशि। कर्मचारी नेता पश्चिम उमाशंकर तिवारी ने बताया कि पात्रता अनुसार जिन कर्मचारियों को राशि दी जाती है, उन कर्मचारियों को अपने वेतन में से हर माह समान किस्तों में राशि कटवानी पड़ती है। इसके अलावा इस पर लगने वाले ब्याज की राशि का भुगतान करना होता है। कर्मचारी संगठनों के मुताबिक ब्याज सहित राशि जमा करने के बाद भी सरकार कर्मचारी को मिलने वाले त्यौहार अग्रिम की राशि में बढ़ोतरी नहीं करती है। कर्मचारी संगठनों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से सभी तृतीय वर्ग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को त्यौहार अग्रिम की राशि के रूप में 15,000 रुपये दिए जाने की मांग की है। साथ ही कहा है कि जब कर्मचारी की राशि को ब्याज से लौटा जाता है तो सरकार पर 4,000 से 15,000 रुपये में कोई अतिरिक्त बोझ नहीं आएगा। वहीं मध्य प्रदेश सरकार आज फिर लेगी 5,000 करोड़ का कर्जा। 11-19 साल में चुकाना होगा 2,500 करोड़ का कर्ज। मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर से 5,000 करोड़ का कर्जा लेने की तैयारी में है। इसके लिए विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य सरकार 15 दिन में दूसरी बार ऋण ले रही है। राज्य की डॉक्टर मोहन सरकार पिछले 15 दिनों में दूसरी बार कर्जा लेने जा रही है। यह ऋण राशि यानी कि 8 अक्टूबर को लिया जाएगा। इससे पहले सरकार 24 सितंबर को 5,000 करोड़ का लोन ले चुकी है। किस्तों में लिया गया था। इसी तर्ज पर इस बार भी ऋण 25,000 करोड़ की 2 किस्तें लिया जाएगा। सरकार के अनुसार यह राशि ऋण 11-19 साल के लिए लिया जा रहा है। पहली किस्तों को सरकार ब्याज सहित अक्टूबर 2035 तक चुकाई जाएगी। दूसरी 2,500 करोड़ के ऋण का भुगतान ब्याज सहित अक्टूबर 2043 में किया जाएगा। जानकारी के अनुसार 8 अक्टूबर को कर्जा लेने के बाद मौजूदा प्रदेश सरकार पर लागू वित्तीय वर्ष में अब तक 20,000 करोड़ का ऋण हो जाएगा। इस तरह सरकार 3,95,000 करोड़ से अधिक का ऋण हो जाएगा। उल्लेख है कि प्रदेश सरकार बीते वित्तीय वर्ष 2023-24 में 44,000 करोड़ लिया था। इस पर 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक भाजपा सरकार ने एक साल में 44,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। ऋण को लेकर विपक्षी दल सरकार पर हमला बोलते रहते हैं। सरकार दावा करती है कि वह प्रदेश के विकास के लिए नियमानुसार ऋण लेती है। इतना ही नहीं, वित्त विभाग संभाग रहे हैं डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा साफ तौर पर कहते हैं कि हम कांग्रेस की तरह नहीं प्रदेश के विकास के लिए ऋण लेते हैं, जबकि कांग्रेस ऋण क्यों लेती है यह सभी को पता है। इससे पहले मौजूदा प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में अगस्त में पहले 25-25 करोड़ रुपए के 4 बार कर्जा लिया है। पहली बार इस साल 6 अगस्त को 2,500 करोड़ के 2 कर्ज लिए गए थे, जिन्हें सरकार को क्रमशः 11 और 21 साल में चुकाना था। इसके बाद 27 अगस्त को भी इसी तरह कर्जा 25-25 करोड़ के 2 कर्जे लिए गए थे। शिक्षकों ने बीईओ फंदा भोपाल को सौंपा ज्ञापन। 7वें वेतन के की 5वीं किस्त और महंगाई भत्ते के ईयर का भुगतान न होने से नाराज शिक्षकों ने आंदोलन की तैयारी दी है। शिक्षकों ने साफ कहा है कि दीपावली तक
किस्तों का भुगतान नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि नवीन शिक्षक संवर्ग अध्यक्ष को एरिया राशि देने के आदेश 6 माह पहले हो चुके हैं। एरिया की मांग को लेकर मध्य प्रदेश शासकीय शिक्षा संगठन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कौशल के नेतृत्व में शिक्षा सहायक संचालक BEO विजेता सूर्यवंशी से मिले और ज्ञापन भी सौंपा है। स्वैच्छिकता स्थानांतरण और 100% वेतन के इंतजार में नवनियुक्त शिक्षक। प्रदेश के हजारों नवनियुक्त शिक्षकों को 100% वेतन स्वेच्छा स्थानांतरण का इंतजार आज भी करना पड़ रहा है। नवनियुक्त शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत गौर सहित अन्य नवनियुक्त शिक्षकों का कहना है कि भाजपा सरकार को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किए गए फैसले पर अमल करते हुए सभी नवनियुक्त शिक्षकों व कर्मचारियों को पूरा वेतन प्रदान करना चाहिए। वर्ष 2019 में कांग्रेस की कमला सरकार ने नवनियुक्त कर्मचारियों को मूल वेतन को पहले वर्ष 70, दूसरे में 80 और तीसरे में 90% देने का प्रावधान किया था। आज तक लागू है, जिससे नवनियुक्त शिक्षकों कर्मचारियों को प्रतिमाह हजारों रुपए का नुकसान हो रहा है। 12 अप्रैल 2023 को शिक्षकों के प्रत्येक्षण कार्यक्रम में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार से इस फैसले को बदला हुआ दूसरे वर्ष से 100% वेतन देने का निर्णय लिया था, जिसके आदेश आज तक नहीं आए हैं। अतिथि शिक्षक संवर्ग समिति ने सोमवार को कलेक्टर को यहां राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर अपनी विभिन्न मांगों को ध्यान आकर्षित कराएगा। विभिन्न मुद्दों से कराया जाएगा। अब राज्यपाल के नाम CU जिला पंचायत को ज्ञापन देते हुए अतिथि शिक्षकों ने अपनी नियुक्ति वेतन सहित विभिन्न मुद्दों को अवगत कराया। भी कहा कि बार बार मांगने के बाद भी सरकार उनकी मांगों को नहीं सुन रही है। कई अतिथि शिक्षक लंबे समय से सेवा दे रहे हैं, लेकिन उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है, जबकि इस समय वही अधिकांश स्कूलों में पाठक का कार्य करते हैं। सरकार अतिथि शिक्षकों के साथ न्याय नहीं कर रही है। राज्यपाल की मांग की है कि उनकी नियुक्ति सहित वेतन आदि को व्यवसायित कराया जाए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। अतिथि शिक्षकों पर बल प्रयोग करने के विरोध में सौंपा ज्ञापन। थाना राजेंद्र ग्राम अंतर्गत तहसील पुष्पराजगढ़ के अतिथि शिक्षक संघ इकाई द्वारा सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम SDM के ज्ञापन सौंपा। कहा है कि भोपाल में मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अतिथि शिक्षकों के ऊपर लाठीचार्ज करना बेहद अनुचित तरीका रहा है। ज्ञापन में उल्लेख कहा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अतिथि शिक्षक महापंचायत के मध्य से अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के कारण संबंध में घोषणा की गई थी, जो अब तक पूरी नहीं की गई है। ऐसे मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक द्वारा पूर्व में किए गए घोषणाओं को याद दिलाने को लेकर अक्टूबर को प्रदेश के अतिथि शिक्षक संघ द्वारा गांधीवादी धरना प्रदर्शन किया गया था। हमले के विरोध में SDM को ज्ञापन सौंपते अतिथि शिक्षक, जिस पर भोपाल पुलिस द्वारा धरने पर बैठे अतिथि शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया था, जिससे धरने पर बैठे कई महिलाएं पुरुष गंभीर रूप से घायल भी हुए। प्रदेश में शिक्षकों पर अत्याचार करना अशोभनीय है, बड़ी दुखद की बात रही है।